आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि, जिनको हम कम्युनिटी रेडियो का भीष्म पितामह कहते हैं, ऐसे डॉक्टर श्रीधर राममूर्ति जी, जिन्होंने देश का सबसे पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो अन्ना का जो है शुरुआत किया और जो सेमका के बाद में डायरेक्टर बने, भोपाल के आकाशवाणी के स्टेशन डायरेक्टर रहे और देश ही नहीं अपितु विश्व भर में बहुत महत्वपूर्ण दायित्वों को निभाया। और जैसे बताया गया, साइंस विज्ञान के पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन उनका रेडियो के प्रति जो रुझान, प्रेम, मोहब्बत, जिसके चलते आप आज रेडियो के पितामह कहलाते हैं, कम्युनिटी रेडियो के। यह हमारे लिए वाकई सौभाग्य की बात है कि आप इस उम्र में भी, आप 87 के हैं, 77 सॉरी, आप 77 के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी उतने ही सक्रिय हैं। एयरपोर्ट में व्हीलचेयर का प्रयोग नहीं करते हैं। आज भी जो है पूरे विश्व भ्रमण में रहते हैं। बच्चे आपके विदेश में सेटल्ड हैं, आप वहाँ भी जाते हैं, लेकिन बच्चों ने कहा उनको कई बार कि अब बहुत हो गया, आप थोड़ा आराम करें, लेकिन आपका मन नहीं लगता। आप 2-3 महीने उनके साथ रहकर फिर वापस भारत लौट आते हैं। कहते हैं कि मेरा कर्म भूमि यही है, मेरा जन्मभूमि यही है। आप लगातार वापस आते रहते हैं और आज भी उतना ही सक्रिय। और मुझे ये सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करते हुए लेश मात्र भी संकोच नहीं है कि रेडियो कर्मवीर की स्थापना में जहाँ निर्णय जरूर हमने बहुत लिए, लेकिन उनकी प्रेरणा साथ में हमेशा रही है। ऐसे डॉक्टर श्रीधर जी हमारे बीच में हैं। हमारे साथ शारदा रेडियो के रेडियो शारदा, जो अंतर्राष्ट्रीय जिसे कहते हैं एक रेडियो स्टेशन है, इंटरनेट रेडियो है, कम्युनिटी रेडियो है, जिन्होंने बहुत कठिन समय में जब कश्मीर गुजर रहा था, उस समय भी कश्मीर की संस्कृति, कश्मीर की भाषा, कश्मीर की परंपराएं, उसको संजोए रखा। वो समुदाय जब कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, रेफ्यूजी कैंप्स में रुका हुआ था, शरणार्थी बने हुए थे, अगर उनको एक सहारा था तो वो रेडियो शारदा। और ऐसे हंगलू साहब, जैसे आशीष जी ने बताया, उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि कश्मीरियों का, कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा उत्सव होता है महाशिवरात्रि। वो महाशिवरात्रि में जो विधि विधान है वो 2.5-3 घंटे का रहता है, क्योंकि वो शिव के उपासक हैं। वो 2.5-3 घंटे का प्रोग्राम विश्व भर में अगर कश्मीरी सुनकर अपने अनुष्ठान करते हैं तो वो रेडियो शारदा को सुन के करते हैं। इसलिए पूरे विश्व भर में एक रोल मॉडल है कैसे परंपराओं को, लोक कलाओं को, लोक संस्कृति को संजोए रखा जा सकता है। उसका एक रोल मॉडल है हमारे रेडियो शारदा। और ऐसे रेडियो शारदा के मैं कहूँगा कि संचालक, निर्देशक, जिन्होंने उसकी कल्पना की, ऐसे हमारे मित्र श्री रमेश हंगलू जी। चुग साहब का चर्चा आशीष जी ने कह दिया है, यहीं बात कर ली है उन्होंने। हम सब तो कम से कम उस पीढ़ी के हैं जिन्होंने, हम लोग, टेलीविज़न हमारे युवावस्था में नहीं थी, रेडियो ही ज़्यादा हम लोग सुनते थे। तो अब आप समाचार सुनेंगे श्री राजेंद्र चुग से। ये हमारे कानों में सालों से गूंज रहा है। वह श्री राजेंद्र चुग सेवानिवृत्त होकर कई वर्ष हो गए, लेकिन वो भी न थके हैं, न कभी हार मान के घर में बैठे हैं, न कभी ये कह दिया कि मैं तो अब सेवानिवृत्त हो गया, बच्चे सब सेटल हो गए। लगातार आप आकाशवाणी छोड़ने के बाद आपने भारतीय जनसंचार संस्थान में मेरे सहयोगी रहे हैं। आपने वहाँ का
रेडियो, अपना रेडियो का संचालन आपने किया। और अभी भी जैसे ही मैंने रेडियो करमवीर के बारे में उनसे चर्चा की तो वो बहुत सहज रूप से तैयार हो गए कि मुझसे जो भी यथाशक्ति इसमें योगदान हो सकता है मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे कर्मठ व्यक्ति का भी हम स्वागत करते हैं। मनोज जी वो अक्सर कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन बड़ा ही स्वादिष्ट दाल है, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। मुर्गी भूल जाएंगे आप। इसीलिए हमने मनोज जी को ये दायित्व दिया है कि हमारी जो नई पीढ़ी है उसको आप तैयार करें रेडियो की दुनिया के लिए, आवाज़ की दुनिया के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आशीष जी ने कहा कि मैं प्रिंट का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का व्यक्ति रहा हूँ। रेडियो जो है मेरे लिए एक रुचि का विषय रहा है। युवाणी से लेकर लगातार एक पैनलिस्ट के रूप में, विशेषज्ञ के रूप में रेडियो में मैं जाता रहा हूँ, लेकिन मैं कभी रेडियो से जुड़ा नहीं हूँ सिवाय अपना रेडियो के। और बाद में हमने वहाँ एक कम्युनिटी रेडियो एम्पावरमेंट एंड रिसोर्स सेंटर का निर्माण किया था भारतीय जनसंचार संस्थान में। और उसमें जो है काफ़ी हमने प्रशिक्षण दिया कई लोगों को। और उन्हीं प्रयासों के चलते पहली बार, और उसके लिए भी मैं श्रीधर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहली बार भारतीय जनसंचार संस्थान को कम्युनिटी रेडियो के स्क्रीनिंग कमेटी में, तब तक एनजीओ और बाकी लोगों को रखा जाता था, पहली बार हमारा जब कम्युनिटी रेडियो एम्पावरमेंट एंड रिसोर्स सेंटर बना उसके बाद हमको जो है स्क्रीनिंग कमेटी, आज भी जो स्थायी स्क्रीनिंग कमेटी है उसका सदस्य आईआईएमसी है कि कोई भी आवेदन आता है कहीं भी सामुदायिक रेडियो के लिए तो उसकी स्क्रीनिंग कमेटी में भारतीय जनसंचार संस्थान का प्रतिनिधित्व है। तो मैंने कहा कि रेडियो एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। पहले हमने रेडियो के 3 फेज देखे। एक, जब टेलीविजन नहीं था। थोड़ा शांति बनाए रखें प्लीज, ऐसे लोगों को सुनने का हर विश्वविद्यालय या हर मीडिया जनसंचार विभाग को मौका नहीं मिलता है। ये हमारे विशेष अनुरोध पर ये लोग आए हैं, तैयार हुए हैं, तो थोड़ा सा ये, क्योंकि आवाज़ की दुनिया की बात कर रहे हैं तो सुनने का धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत पहले युवावस्था में एक बार राष्ट्रपति वेंकट रमन जी को एक पत्र लिखा था। मैंने कहा कि आज के युवाओं के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे। उन्होंने जो कहा वो आज भी उतना ही सार्थक और प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि कान और आंखें खुली रखें, मुंह थोड़ा बंद रखें, जीवन में बहुत कुछ पाओगे। और हम लोग मुंह ज़रूर खुला रखते हैं, कान और आंख उसको बंद कर देते हैं। जिन चीज़ों से, जो चीज़ सुनना नहीं चाहिए वो सुनते हैं, जो चीज़ देखना नहीं चाहिए वो देख रहे हैं और अनावश्यक बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ हमने सीख लिया, इफ़ यू वांट टू बी ए गुड स्पीकर यू हैव गॉट टू बी ए गुड एंड ग्रेट लिसनर। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता बनना बहुत ज़रूरी है। ये पहला सबक है। इसलिए प्लीज़ यहाँ इस मंच में हम किसी ऐसे वैसों को नहीं, माखनलाल का मंच मिलता है तो जो बोलते हैं बहुत गंभीरता से बोलते हैं और आपको जीवन भर के लिए ऐसी चीज़ें आपको सिखा जाएंगे। लोगों का जीवन बदला है सिर्फ सुनने मात्र से। इसलिए जरूर इन लोगों को सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं ये। रेडियो का सबसे बड़ा ताकत ये रहा है कि अगर आप टीवी देखेंगे, स्मार्टफोन देखेंगे तो आपको देखना पड़ता है। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जहां आप अपना 50 और काम करते हुए आप रेडियो को सुन सकते हैं। आप अपने दिनचर्या करते हुए, खाना बना रहे हैं, आप अपना शेविंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपने रेडियो चला दिया, आपको कुछ विशेष उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो अपनी तरफ चलता रहेगा। दूसरा, सबसे अफोर्डेबल मीडियम। बाकी सब में आपको केबल के चार्जेस, आपको डिश के चार्जेस, दुनिया भर के। रेडियो एक ऐसा माध्यम है
विच इज द मोस्ट अफोर्डेबल मीडियम। 100 रुपए का रेडियो स्टेशन, अब तो उससे भी कम, 20-30 रुपए में वो चीन का माल आपको मिल जाता है, दिल्ली वगैरह में सिंगल बैंड में मिल जाता है। हमको याद है, हम लोग तब नया नया लाइव कमेंट्री का आया था, इतने से गेंद जैसे क्रिकेट के बॉल के शेप में जो है छोटा सा रेडियो, वो लेकर हम लोग जो है हम उसको सुनते थे, अपने बैग में स्विच ऑफ करके रखते थे, जैसे ही क्लास से निकले हम उसको चलाते थे। वो कमेंट्री का एक समय रहा। रेडियो की कई विधाएं हैं, हमें शायद लगेगा आज भी, आप यकीन मानिए कि रेडियो की विश्वसनीयता इतनी है कि जब इस देश के एक प्रधानमंत्री की हत्या हुई तो उनके परिवार ने उस बात को तभी माना जब रेडियो में, बीबीसी में उस खबर की पुष्टि हुई, तब जाके उन्होंने माना। पूरे विश्व को पता चला तब। रेडियो का एक समय था, उसके बाद टेलीविजन आ गया। भले कमेंट्री लोग सुनते थे, लेकिन रेडियो को काफी हद तक जो शहरों में और बाकी जगह सुनना लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन रेडियो की प्रासंगिकता किसानों के बीच में, समुद्र में जो मछुआरे जाते हैं उनके बीच में, वो मौसम के बारे में उनको पता चलता था रेडियो के माध्यम से, कोई मौसम खराब होने वाला है, जल्दी वापस आओ लौट के। वो वापस आते थे और उनकी जान बच जाती थी। रेडियो ने बहुत सारे जो हादसे हुए हैं उसमें बहुत, यहां तक कि रेडियो में एक विधा, आप में से पता नहीं कितने लोगों ने युवा पीढ़ी में सुना है, हम लोगों के उस समय बहुत ही क्रेज हुआ करता था हैम रेडियो का। हैम रेडियो के माध्यम से जो है, खासकर जहां क्राइसिस सिचुएशन होता था, हैम रेडियो का बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान रहा है। रेडियो का ये एक्सेसिबिलिटी रहा। लेकिन मैंने जैसे कहा कि फिर रेडियो का एक दूसरा फेज आता है जब एफएम रेडियो आ जाता है। एफएम रेडियो के आने के बाद लोग यात्राओं के दौरान कहीं भी जाते हैं अपने गाड़ी में गाना सुनने के लिए, और काफी एफएम रेडियो स्टेशंस आए। आकाशवाणी ने भी अपना एफएम गोल्ड शुरू किया और काफी रेडियो की तरफ फिर से रुझान। लेकिन इस बार रेडियो की तरफ रुझान समाचारों के लिए या रेडियो टॉक्स के लिए, रेडियो ड्रामा के लिए, रेडियो रील के लिए नहीं, अपितु वो होता था मनोरंजन के लिए, गीत सुनना है, गीत के लिए। और उसके बाद फिर जब आपके सीडी आ गए, ब्लूटूथ आ गया और स्पॉटिफाई और दुनिया भर के चीजें आ गई, तो फिर रेडियो की तरफ रुझान झुका। और इसी दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री ये तय करते हैं कि जिस रेडियो की तरफ सबसे ज्यादा रुझान कम था, उस रेडियो के माध्यम से ही मैं जनता से जुड़ूंगा। और उन्होंने मन की बात कार्यक्रम शुरू की। पहली बार ऐसा हुआ विश्व में कहीं कि रेडियो के माध्यम से किसी राष्ट्र के प्रमुख ने अपने जनता को संबोधित करने की एक, और ऐसा एक प्रोग्राम जिसमें कभी भी कोई राजनीतिक बात नहीं होती थी। यह एक बिल्कुल अलग मॉडल था। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री उसको कह रहे थे, तो इसलिए उसका साइमल्टेनियस उसका प्रसारण टेलीविजन के माध्यम से होने लग गया। सारे के सारे चैनल उसी रेडियो के ब्रॉडकास्ट को दिखा रहे थे। और पहली बार फिर से रेडियो को मेन स्ट्रीमिंग में आ गया कि हां, रेडियो में मन की बात है। इस तरह रेडियो को एक तरह से पुनर्आविष्कार हुआ और रेडियो फिर से हमारे जीवन में वापस लौट के आया। और मैं जब रेडियो की बात करता हूं तो मैं अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहता हूं। रेडियो में दो बातें और कहकर मैं चाहूंगा कि आप उनको सुने। आमतौर पर अध्यक्षीय भाषण अंत में होता है, लेकिन मुझे क्योंकि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेना है, तो मैंने क्षमा मांगा है कि कुछ देर सुन के मैं उसके लिए निकलूंगा। तो मैंने कहा कि मैं अपनी बात को रख लूं, क्योंकि आपको इसके महत्व को समझने की आवश्यकता है। आज जब हम रेडियो की बात करते हैं तो रेडियो की बात
शुद्ध रूप से उस रेडियो डिवाइस की बात नहीं कर रहे हैं। आज जब हम रेडियो की बात कर रहे हैं तो हम ऑडियो की बात कर रहे हैं, और उस ऑडियो में पॉडकास्ट भी जुड़ा हुआ है, जो आज युवा पीढ़ी बहुत बड़ी संख्या में आज पूरे विश्व भर में, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे, एचटी मीडिया और दुनिया टाइम्स इंटरनेट, इन्होंने कई 100 करोड़ रुपए पॉडकास्टिंग में जो है निवेश कर रखा है। और आज पॉडकास्ट किस किस विषय को लेकर है? आपके लोक कथाओं को लेकर है, आपके रामायण महाभारत को लेकर है, संगीत को लेकर है, यात्रा वृत्तांत को लेकर है। ऐसे कोई विषय नहीं है जो पॉडकास्ट में नहीं होता है। और भी है, आपका जो ऑडियो है उसमें आपका वॉइस ओवर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, जिसमें आप जो युवा पीढ़ी है, इसलिए रेडियो को सिर्फ रेडियो तक मत सीमित रखिए। आपका जो वॉइस ओवर का इंडस्ट्री है आज, चाहे वो मेट्रो रेल में जो है बोलने का हो, या एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन की दुनिया में वॉइस ओवर का बहुत बड़ा महत्व है, डबिंग का बहुत बड़ा महत्व है। कई आप देखेंगे दक्षिण भारत के जो नायक हैं या नायिका है, वो जब किसी हिंदी फिल्म में काम करते हैं तो वो आवाज उनकी नहीं है, वो डबिंग है, वो इतने शुद्ध रूप से हिंदी नहीं बोल पाते हैं। इसी प्रकार अलग अलग भाषाओं से जब अनुवाद होता है, तर्जुमा होता है, अंग्रेजी फिल्मों का, जापानी फिल्मों का, ईरानी फिल्मों का जब हिंदी में होता है या अन्य भाषाओं में होता है, तो उसका डबिंग कौन करता है? उसमें भी वॉइस की बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उस वॉइस को कल्टीवेट करना, उस वॉइस को मॉड्यूलेट करना, इसमें बहुत बड़ा कैरियर ऑप्शन है आप लोगों के सामने। इसलिए इसको बिल्कुल ये मत समझिए कि अरे रेडियो तो पुराने जमाने का है, बाबा आदम का जमाने का है। हम रेडियो की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑडियो की बात कर रहे हैं। और ऑडियो में जितना अपॉर्चुनिटीज है, जितने अवसर हैं, उतना शायद दूसरे मीडियम में नहीं है। अगर आपकी आवाज अच्छी हो, और आवाज में आपको बता सकता हूं, मैं ऐसे आरजेस को जानता हूं दिल्ली में, जैसे आरजे सिमरन है, वो खुद कहती है आरजे सिमरन, सर मेरी आवाज में तो आउटराइटली मुझे ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया था। आप अपने आवाज को कल्टीवेट कर सकते हैं थ्रू ट्रेनिंग। और रेडियो में सिर्फ आवाज ही नहीं है, सिर्फ आरजे का काम ही नहीं है। वो तो काफी, जैसे टेलीविजन में ग्लैमर हो गया है एंकर का होना, लेकिन एंकर के सिवाय कितना देश भर में मुट्ठी भर एंकर होंगे, सभी चैनल मिला दें तो। लेकिन आप अगर देखेंगे तो सिर्फ आरजे नहीं है, एक रेडियो में स्क्रिप्ट राइटिंग है, रेडियो में जो है विज्ञापन है, रेडियो में जिंगल्स है, रेडियो में रिसर्च है, बहुत कुछ अवसर है रेडियो में। इसीलिए हमने समझा कि रेडियो के पाठ्यक्रम को आप बिल्कुल नॉन सीरियस मत समझे कि अरे किसी पुराने जमाने का है, हमें इससे क्या लेना देना। हो सकता है कि ये आपके जीवन को परिवर्तित कर दें, आपको एक रास्ता जीवन यापन का ही नहीं, सफलता का भी आपको एक मार्ग प्रशस्त करें। इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। और खूब सवाल पूछिए, क्योंकि ये लोग हमारे गुजारिश पर आए तो रेडियो करमवीर के सलाहकार समिति के सदस्य हैं, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि यहाँ कोई पीएचडी के वाइवा के लिए भी आ जाता है, किसी समिति की बैठक के लिए भी कोई आ जाता है, प्रमोशन कमेटी के, IQAC के, दुनिया भर के। मैं उनको अनुरोध करता हूं कि जब इतने बड़े विशेषज्ञ आए हुए हैं तो उनका लाभ विश्वविद्यालय को और विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। इसलिए हमने विशेष अनुरोध करके आप लोगों को 1 और 2 दिन रादर अपने, चुक साहब तो अभी 2 दिन और हैं, श्रीधर साहब 19 तारीख को जा रहे हैं, तो आप लोगों के साथ अलग अलग विशेष एक्सक्लूसिव सेशंस भी हमने प्लान किया है। आप इनके इस उपस्थिति का पूरा लाभ उठाएं और रेडियो आवाज की दुनिया को समझने का प्रयास करें। आप में बहुत सारे अमीन सयानी बैठे हैं, मुझे पूरा भरोसा है। आप में बहुत सारे आरजेस भी हैं, आप में बहुत सारे रेडियो के उद्यमी भी आने वाले दिनों में होंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। आप सबको शुभकामनाएं, और पूरे समस्त मंच में मंचस्थ विद्वानों को पुनः मैं स्वागत करता हूं विश्वविद्यालय में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।